सो वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉन्कर यूपीएससी। तो आज हम अपने 2021 प्रीलिम्स के लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट को देखेंगे और जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं 76 टू 100 तक उसको कंप्लीट करेंगे। तो हमने जितने भी आज तक की पीवाईक्यू लर्निंग्स डिराइव की हैं, जितने भी एल्गोरिदम सीखे हैं, देखेंगे कि उनकी कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, नॉलेज से तो आप कर ही लोगे, इतनी बार पीवाईक्यू हो जाता है, बट एल्गोरिदम अप्लाई करके कितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उस पर हमारा मेन फोकस रहेगा। ज़रा भी आपको इस जो सीरीज ऐसे लर्निंग हो रही होगी तो प्लीज़ आप अपना जो भी सपोर्ट है लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। देखो हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं क्वेश्चन में, क्या एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज हैं और मेजर्ड किस में हो रहे हैं, लाइट ईयर्स। तो हमें आंसर में कोशिश करना है कि सबसे पहले ये वर्ड मिल जाए, एस्ट्रोनॉमिकल और लाइट ईयर्स। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं यहाँ पे, अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, तो ऐसा कुछ तो अभी तक नहीं है तो छोड़ देते हैं। स्टेलर बॉडीज, अब देखो दो कीवर्ड्स कॉमन में तो हो सकता है इनमें से कोई एक हो, हालांकि एस्ट्रोनॉमिकल लाइट ईयर नहीं मिला, इधर आओ लाइट मिल गया। यहाँ क्या था, लाइट ईयर्स, तो हो ना हो आंसर सी में होगा। यहाँ भी लाइट, तो हो ना हो सी और डी में होगा, तो इसका मतलब ए और बी खत्म। हालांकि दोनों जगह स्टेलर बॉडीज था लेकिन यहाँ भी तो लाइट लाइट है और क्वेश्चन में क्या है, लाइट ईयर्स। तो अब ये देख के स्वे नहीं हो जाना, यही चीज समझने वाली, यहाँ लाइट है तो आंसर लाइट में ही होगा, ठीक है। अब ये पता चल गया, भले ही कुछ नहीं पता। अब देखो थोड़ा बहुत भी अगर किसी ने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है तो हमें इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता क्वेश्चन में, लेकिन ये तो पता है ना भाई कि लाइट कभी स्ट्रेट लाइन में जा सकता है नहीं, कि वो 40 रुपए की टॉर्च बचपन में आती तो वो भी पता था हमें, सर्कुलर सर्कुलर तरीके से जाती, तो स्ट्रेट लाइन में तो नहीं ही जाती है। आज भी लाइट कहीं आती है, स्कैटरिंग होती है, तो क्या एक स्ट्रेट लाइन में जाती है? जो एलईडी से हमारे कमरे में लाइट आती है वो स्ट्रेट लाइन में तो नहीं। तो सिंपल कॉमन सेंस से भी इसको काटा जा सकता है। और स्पीड ऑफ लाइट तो हमें पता ही सेम होती है, क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो बचपन से पढ़ी नहीं, ये नहीं भी पता तो कॉमन सेंस से भी लॉजिक लगाओगे। तो देखो ये ऐसा क्वेश्चन भले ही सिंगल फैक्चुअल था, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे एल्गोरिदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, थोड़ा सा लॉजिकल आप सोचोगे तो 30 सेकंड में उस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी अडॉप्टेड अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल बट हाउ डज आर मॉडल डिफरेंट फ्रॉम आवर मॉडल। ठीक है, हमारा मॉडल उनसे अलग कैसे, देखो एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सॉवरन बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट, ये तो बात सही है। उनके यहाँ जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम या सॉवरन है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिमिटेड है और प्लस सुप्रीम कोर्ट भी, देखते हो ना एनजेएसी जैसा कोई संविधान में संशोधन करो तो उसको नल एंड वॉइड कर देता है। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम बॉडी, सोवरेन बॉडी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर, तो यही तो बात है। हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम बॉडी क्यों नहीं है, सोवरेन क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं है क्योंकि वो कोई भी मैटर ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट को लगेगा संविधान के खिलाफ जा रहा है, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है, रीजन है बेसिकली, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। ये तो बेसिक स्टैटिक का, इसमें कुछ एल्गोरिदम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो ये क्वेश्चन मतलब आप यूट्यूब में कहीं देख लो, किसी ने आज तक डिस्कस ही नहीं किया है कि इसको कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन आपको पता है एल्गोरिदम हम लोग पढ़ते हैं और जो मैंने बताया बस उसको अप्लाई कर दो, ये इजी क्वेश्चन बन जाएगा। देखो पहली बात तो विद रेफरेंस करके इतना ज़्यादा वो दे दिया, तो या तो दोनों सही नहीं होंगे, दोनों गलत नहीं होंगे, कोई एक सही होगा कोई एक गलत, ये तो आप समझिएगा इतनी बात। अब इधर देखो जरा, यहाँ पे कह रहा है एक स्पेसिफिक गोपाल स्वामी एंगर, ये स्पेसिफिक है, नाम हो सकता है कुछ अलग हो सकता है ये किसी और कर रहा हो। अब आगे पढ़ो, एन गोपाल स्वामी एंगर कमेटी ने सजेस्ट किया था कि एक मिनिस्टर और सेक्रेटरी डेजिग्नेटेड होना चाहिए फॉर द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो ये बात पता चल गई, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात हो रही है। यहाँ स्पेसिफिक कमेटी नाम दे दी, स्पेसिफिक, इधर आओ। 1970 में ए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, किसके रिकमेंडेशन पे, एडमिनिस्ट्रेटिव। यहाँ पे बात जेनेरिक, देख रहे हो जब मैंने कितनी बार ये बात दोहराई है, यूपीएससी के एग्जाम में जितना ज्यादा जेनेरिक उतना ज्यादा सही, जितना ज्यादा स्पेसिफिक उतना ज्यादा गलत। भाई यहाँ क्यों नहीं किसी कमेटी का या कमीशन का नाम दे दिया, यहाँ स्पेसिफिक आदमी का ही नाम क्यों दे रहा है? क्या आपको लगता है यूपीएससी के एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है ये याद करके? और नहीं, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है, इस एल्गोरिदम को समझो। एल्गोरिदम ये है कि यहाँ पे एक बंदे का नाम दे दिया सीधे उठा के, स्पेसिफिक गलत। यहाँ पे पूरे कमीशन का नाम दे दिया, जेनेरिक सही, बात खत्म। एक और बात, अब ये मत कहने लगा यहाँ पे एंड भी तो है सर, एंड तो ऊपर जाओगे तो यहाँ भी कहीं एंड मिल जाएगा आपको, कहीं तो होगा, एंगर सजेस्ट दैट एंड, मिल गया। तो वो सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट वाला एल्गोरिदम है कि यहाँ भी सिमिलर साउंडिंग, देखो एंड करके यहाँ भी तो कोई एक सही ही होना है, कोई एक गलती होना है, हो गया बी। बात समझ में आया? कहीं कहीं वो एंड मजबूरी बन जाता है कि ग्रामर के तौर पे वो सही हो रहा होता है, वो पढ़ के पता चल जाता है यार थोड़ा सा, ये समझ गए। यहाँ स्पेसिफिक था गलत, जेनेरिक था सही,
ठीक है। अब अगर अच्छा लगा हो ये तो 78P लिख के कमेंट कर देना, ठीक है। 78 क्वेश्चन तक आप आए थे। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो भाई, राइट टू प्राइवेसी। अब रे यार ये तो केएस पुत्ता स्वामी केस है, अब ये भी अगर नहीं कर पाओगे यार तो भाई तो फिर तो क्या ही बचा है जीवन में, ठीक है। नेक्स्ट 80th पे आओ। क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कह रहे हैं स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। इन इंडिया देर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग इन वन लोकसभा फ्रॉम 3। भाई कोई नियम कानून ही नहीं है भारत में, कैसी बात कर रहे हो, भारत क्या अराजकता की तरफ जा रहा है क्या। एक तो कोई नियम कानून नहीं, दूसरी बात यहाँ पे डेटा दे दिया कि 3 कॉन्स्टिट्यूंसी। 3 से कहाँ होता है, मोदी जी भी 2014 में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े थे, अभी राहुल गांधी भी 2 ही जगह से लड़े थे, वायनाड और उधर से जहाँ से भी उनकी वो है ना, यूपी में। पता नहीं कहाँ से, याद नहीं आ रहा मुझे, बट ये है कि 2 वाला तो है, तो यहाँ 3 भी लिखा, कोई लॉ भी नहीं, तो पता चल रहा देखते ही पहला गलत। इधर आओ। 1991 में लोकसभा इलेक्शन में श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा। तो भाई उस समय वो लड़े होंगे, हमें नहीं पता, हो सकता है ये गलत हो, लेकिन क्या पता उस समय 99, भाई 1991 में तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है। तो उस समय की बात हम नहीं कह सकते, आज के परिवेश में तो पता है पहला तो गलत ही है, ठीक है। थर्ड पे आओ। एज पर द एग्जिस्टिंग रूल, अभी जो कानून है, इफ ए कैंडिडेट कंटेस्ट इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूंसी, बहुत सारे जैसे कि राहुल गांधी थे, हिज हर पार्टी शुड बेयर द कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूंसीज वेकेटेड बाय हिम इन द इवेंट ऑफ हिम विनिंग इन ऑल द। ऐसा तो नहीं होता है ना भाई कि जो उसकी पार्टी वो बेयर करेगी, ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है पूरा खर्चा बेयर करना, ये तो एब्सर्ड स्टेटमेंट है। तो पहला गलत, तीसरा गलत, तो फिर बाय डिफॉल्ट भाई नन जैसा कोई ऑप्शन था नहीं, तो 2 ही बचा होगा। अब देख रहे हो वो स्टेटमेंट ही ऐसे फ्रेम करेगा कि हमें कुछ नहीं पता होगा तो भी 2 सही ही होना है, हमें 2 के बारे में नहीं पता। तो पहला तो पता चल गया ना कि गलत है, जब पता चल गया कि पहला गलत है तीसरा गलत है, तो फिर बाय डिफॉल्ट क्या बचा, बी, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई, अब इस क्वेश्चन को बना नहीं सकते हो जब तक आपने मेरी एल्गोरिदम की सीरीज नहीं देखी है। 2019 में एक क्वेश्चन आया था रामसर वेटलैंड का, और मैंने वहां पे आपको क्या समझाया था, जब भी यूपीएससी के एग्जाम में भारत की सोवरेनिटी पे हमला होगा तब तब वो स्टेटमेंट गलत होगा। बस इतनी सी बात अगर आपको याद है, मेरी आवाज कानों में गूंजती है करते समय, तभी क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। पहला स्टेटमेंट पढ़ो। राइट टू द सिटी इज एन अग्रीड ह्यूमन राइट, बिल्कुल सही यहाँ तक। राइट टू सिटी क्या है, अग्रीड ह्यूमन राइट, हमें भी नहीं पता लेकिन वो पढ़ के पता चल जाता है कि ये चीजें तो गलत नहीं बनाएगा एग्जामिनर, ठीक है। ये एक अग्रीड ह्यूमन राइट है, एक बात। आगे देखो, एंड द यूएन हैबिटेट, और इसके बाद क्या है, यूएन हैबिटेट मॉनिटर करता है कमिटमेंट्स मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिकॉर्ड। अब ध्यान से देखना, बाकी जगह कहीं यूएन हैबिटेट जैसी कोई बात तो है नहीं, और ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी के एग्जाम में क्या होता है, गलत, एक बात। दूसरी बात, एंड, जब भी किसी स्टेटमेंट को गलत बनाना होता है तो वो क्या करता है, या तो एंड लगा के कनेक्टिंग वर्ड आगे गलत बनाता है, या बट लगा के दूसरा रेड फ्लैग। तीसरी बात, यूएन हैबिटेट मॉनिटर करेगा कमिटमेंट मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिकॉर्ड। अब तुम्हें पता है कि सारे इंटरनेशनल और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके इशारे पे चलते हैं, यूएस। तो एक तरीके से यूएस अपनी जो इंटरनेशनल रिलेशन की पॉलिसी है, एक तरीके से ये भारत की सोवरेनिटी पे हमला है कि नहीं, कि अब यूएन हैबिटेट कमिटमेंट चेक करेगा भारत के। बात समझ रहे हो, यूएन के हैबिटेट का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक तरीके से ईच कंट्री में भारत भी तो आ गया, तो भारत के कमिटमेंट को यूएन हैबिटेट चेक करेगा, यानी ये क्या है, भारत की सोवरेनिटी पे हमला। तीन तीन तरीके से देख लो ये स्टेटमेंट गलत है। सबसे बड़ी ब्लंडर क्या है कि ये भारत की सोवरेनिटी को चुनौती दी जा रही है, ठीक। तो यूएन हैबिटेट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा गलत होती है, तो हर तरफ से देखोगे तो फर्स्ट गलत, थर्ड गलत। अब ये फर्स्ट ए गलत, सी गलत, तो ये तो पता चल गया थर्ड सही है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं, फिर भी पढ़ लो। राइट टू द सिटी मीन्स दैट द स्टेट कैनॉट, अब जब कैनॉट होता है हमेशा गलत होता है ज्यादातर, लेकिन यहाँ पे देखो, डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू द अनऑथराइज। अब ये पढ़ के लग रहा है कि हम रोहिंग्या को भी बसा देंगे, लेकिन वही बात है कि जब हमें एल्गोरिदम पता है तो ये तो एक तरीके से डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट किया जा रहा है कि राइट टू द सिटी क्या है, स्टेट डिनाई नहीं कर सकता कोई भी पब्लिक सर्विस या फैसिलिटी किसको, अनऑथोराइज कॉलोनीज को, तो ठीक है ऐसा कुछ होगा यूएन का, क्योंकि ये सब यूएन वाली बातें हैं ना, जरूरी नहीं भारत ने साइन किया, भारत बहुत सी चीजों का सिग्नेटरी नहीं है। तो एनीवे अगर हमको ये एल्गोरिदम नहीं पता कि पहला गलत होना ही होना है 3 तरीके से, तो हमें लगेगा तीसरा भी तो गलत होना है, तो 2 ओनली तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर पहला और तीसरा दोनों काट दोगे। तो यही पावर होती है एल्गोरिदम की, एल्गोरिदम से पता है पहला गलत, तो ठीक है तीसरा तो सही होना ही। दूसरा पढ़ लेते हैं, 3 ओनली और 2 एंड 3 भी है ना, क्योंकि दूसरा पढ़ो। राइट टू द सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी। अब देखो जरा,
ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को देखो प्रमोट कर रहा है कि नहीं। राइट टू द सिटी क्या कर रहा है, एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी जो है उसको राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेस, कि आओ जैसे किसान आंदोलन हो रहा है चाहे वो करो, और पब्लिक पार्टिसिपेशन भी करो। अब ये मत कहना ये एंड इसके साथ जा रहा है, कि पब्लिक स्पेस को रिक्लेम करना या पब्लिक पार्टिसिपेशन करना एक ही बात है। ये अलग से कोई नई बात नहीं कह दी उसने गलत बनाने के लिए, ये तो ग्रामर के साथ एंड जा रहा है। यहाँ पे जबरदस्ती एक यूएन हैबिटेट की पूरी एक्स्ट्रा उसने लपेड़ डाली है। यहाँ बात हो रही राइट टू सिटी की, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को घुसाया है। यहाँ पे ये दोनों सेम एक कोनोटेशन में जा रहे हैं, तो उस हिसाब से टू सही लग रहा है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है ना भाई। 2 और 3 बात समझ में आया। थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने एल्गोरिदम समझ ली तो ये पता पहला गलत, ये पता तीसरा सही, फिर आप क्वेश्चन बना ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट भाई, अब इतना तो समझी गए यार, यहाँ विद रेफरेंस की बात हो रही। दूसरी बात, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे जब भी स्टेटमेंट बनेंगे, दोनों सही नहीं, दोनों गलत नहीं, एक सही एक गलत। यहाँ भी जुडिशियल कस्टडी, यहाँ भी जुडिशियल कस्टडी, समझ गए। या तो दोनों सही नहीं, दोनों गलत नहीं, एक सही एक गलत। अब पढ़ो जरा, जुडिशियल कस्टडी क्या है, मीन्स एन अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी है ना, तो मतलब जुडिशियल मतलब जज के पास, accused is in the custody of concerned magistrate, तो ये तो बात सही है। एंड सच accused is locked up in police station not in jail, फिर वही बात, अगर वो मजिस्ट्रेट की कस्टडी है तो वो पुलिस स्टेशन में क्यों है, फिर तो वो जेल में होगा ना, उल्टी बात कह दी ना। यहाँ तो कह रहा पुलिस स्टेशन में, नॉट इन जेल, तो जेल में होना चाहिए ना अगर जुडिशियल कस्टडी, तो गलत हो गया, बात ही खत्म। इधर आओ, द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंट्रोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द, यही तो बात है। देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर इंट्रोगेट तक नहीं कर सकता बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के। यहाँ कह रहा पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में तो इंट्रोगेट कर लेगा ना। ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्रा है, बात समझ रहे हो, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये ज्यादा सही है। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या ये सब पढ़ के जाओगे एग्जाम में, भाई वहीं बनाना पड़ता है कॉमन सेंस से जाके। फिर से वही बात, विद रेफरेंस टू दे दिया है, और सिमिलर कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि विद रेफरेंस टू देख के दो स्टेटमेंट गलती होते हैं, तीन तो नहीं सही होते हैं, लेकिन दो में कभी कभी सही हो भी जाता है। अब वहां पढ़ना पड़ेगा कि सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बात है कि नहीं। यहाँ देखो प्रिजनर से रिलेटेड बात हो रही है, यहाँ भी देखो कहाँ गया, यहाँ भी प्रिजनर। अब बात समझ में आ गई कि यहाँ रूल्स परफेक्टली वर्क करेंगे एल्गोरिदम, कि विद रेफरेंस टू है सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बात हो रही, दोनों सही नहीं होंगे, दोनों गलत नहीं होंगे, कोई एक सही कोई एक गलत। अब पढ़ते हैं क्या है। व्हेन ए प्रिजनर मेक्स आउट ए सफिशिएंट केस, पेरोल कैन नॉट, अब वही बात, लैंग्वेज ही पढ़ के पता चल जाता है कि ये गलत है। एल्गोरिदम का फायदा यही कि भले श्योरिटी से ना बताओ, ये तो पता कैन नॉट एंड नॉट जैसे स्टेटमेंट गलत ही बनाता है यूपीएससी। पेरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच बिकॉज इट बिकम्स ए राइट, क्या है, बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ राइट। अब भैया भारत में अगर पेरोल राइट बनने लगेगा तो फिर ओवरबर्डन ऑफ, अभी तो अमित शाह ने लेटेस्ट बोला था ना कि हमारे यहाँ अगर 100 लोगों की मतलब वो है कैपेसिटी, तो वहाँ पे 120 आदमी ठूस रखे हैं। तो फिर अगर राइट ही होता पेरोल सबका, तो फिर ये 120 लोग जेल में बंद क्यों है, तो ये तो फिर नहीं हो सकता। इसका मतलब पहला ही गलत, दूसरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, सही क्या है फिर भी, स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन देयर पेरोल, तो ये तो बात सही है। लॉ एंड ऑर्डर क्या है, स्टेट का सब्जेक्ट है, तो फिर वो स्टेट अपने हिसाब से जो भी है मॉडिफाई कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट। इधर आओ भाई, ये क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात, लो मिल गया यहाँ, साफ साफ देखो जरा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात हो रही है, तो फिर कौन सी मिनिस्ट्री होगी, ट्राइबल। अब यार ये भी कुछ समझने वाली बात है क्या, हो गया सीधे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो चलो, a legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided, अच्छा unguided and uncontrolled discretionary power, वाह 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 वाह, unguided और uncontrolled discretionary power in the matter of application of law, वायलेट कर रहा है किस चीज को भाई, आर्टिकल 14 की बातें, ये तो वायलेट हो रहा है। अगर किसी को अनगाइडेड और अनडिस्क, यहाँ तो प्रधानमंत्री भी जनता के नौकर माने जाते हैं, अब है नहीं बात अलग है, माने तो जाते हैं ना, क्यों, क्योंकि लॉ की नज़र में सब बराबर है, प्रधानमंत्री भी बराबर है। प्रधानमंत्री जो नियम बनाएंगे वो सुप्रीम कोर्ट तो काट सकता है ना, जैसे एनजेएसी को काट दिया, तो सभी बराबर हैं, बात समझ रहे हो, लॉ की नज़र में सब बराबर। और यहाँ कह रहे हो किसी के पास तो अनगाइडेड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये इसका वायलेशन है। आर्टिकल 28 कहाँ से आ गया, आर्टिकल 28 तो राइट टू रिलीजन है, तो वो तो हो नहीं सकता, ये तो रिट है, ये हो नहीं सकता है, तो डीपीएसपी हो नहीं सकता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो एलिमिनेशन से भी जाओगे तो आंसर यही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट। क्या कह रहा है, फेडरलिज्म, अच्छा फेडरलिज्म कहाँ पे दिख रहा है, पहला पढ़ते हैं, इंडिपेंड, हाँ तो ये तो सीधे यहीं से हो गया, ये तो भाई डायरेक्ट फैक्चुअल पॉलिटी, ये नहीं आता तो फिर बेकार है। इधर आओ,
अब इस क्वेश्चन को या तो आप छोड़ दोगे या गलत कर दोगे बस, लेकिन अगर मेरी एक बात आपके कानों में हमेशा गूंजती है, क्या? सोवरेनिटी। तो बस स्टेट का डेफिनेशन क्या है जहाँ सोवरेनिटी, ध्यान से पढ़ो, कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स परमानेंटली ऑक्यूपाइंग ए डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल पोजेशन। ध्यान से देखो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल का क्या मतलब? सोवरेनिटी। ठीक, तो ये सही। बाकी किसी जगह देख लेना, तीनों चारों ऑप्शन में सोवरेनिटी की बात ही नहीं हो रही, तो वही बात है। अब मैं बार बार सोवरेनिटी पे क्यों? क्योंकि मैंने डिकोड कर लिया है, बाकी लोग नहीं कर पाए वो बात अलग है। लेकिन जब भी आप पेपर दोगे हमेशा याद रखना, वो चीज़ जहाँ भारत की सोवरेनिटी को प्रमोट किया जा रहा है वो स्टेटमेंट सही, जहाँ पे गलत सोवरेनिटी का वायलेशन हो रहा किसी भी एंगल से स्टेटमेंट में वो गलत। तो सोवरेनिटी के एंगल की बात है, ठीक है भाई। देखो, कोई भी बॉडी हो वो चलती गवर्नमेंट ऑफ डे के हिसाब से। तुम्हें पता है मोदी जी बहुत ज़्यादा सोवरेनिटी की बात करते हैं, संप्रभुता की बात, तो जब मोदी जी का जोर उस तरफ है तो कमीशन का भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ भाई, अब देखो जरा, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पे सवाल है, ठीक, विद रेफरेंस टू खाली नहीं है, विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी। स्पेसिफिक कंसेप्ट पे सवाल जब बनता है और साथ में विद रेफरेंस टू भी लग जाता है, तब क्या? दोनों सही नहीं, दोनों गलत नहीं, पहले से पता है। एक तो विद रेफरेंस टू, फिर स्पेसिफिक कंसेप्ट इंडियन जुडिशरी। अब आगे पढ़ो। एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन तो हमेशा सही होता है, कैन बी कॉल्ड बैक टू द सिट एंड एक्ट एज सुप्रीम कोर्ट। ये लाइन एज इट इज लक्ष्मीकांत से उठ के आई, एज इट इज, ठीक, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं। ए हाई कोर्ट इन द ए हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। अब ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से, अगर आप नए हो तो ये बात समझ लो, ये लाइन एज इट इज लक्ष्मीकांत में है, ये लाइन एज इट इज न्यूज़पेपर्स में है। और जब बाद में कमीशन ने इसका आंसर वन दिया तो बहुत लोग, इतने सारे एजुकेटर्स तक ने हंगामा कर दिया कि आप पूछ मतलब सोच नहीं सकते हो। लेकिन ये लाइन गलत कहाँ बन गई ये समझो। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, यूपीएससी को जब गलत बनाना होता है तो वो क्या करता है, देखो जरा, अगर ये बस इतना लिखा होता, हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, ठीक है, इन इंडिया हैज द, एज द सुप्रीम कोर्ट, बात समझे? ये बात तो सही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी, लेकिन उसी तरीके की पावर है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। नहीं नहीं नहीं, रिट्स पढ़ो। रिट्स क्या कहती हैं कि एक आध रिट ऐसी भी है ना, एक तो प्रोहिबिशन है और मंडमस है और वो सारी है ना सरश्योरारी। तो सरश्योरारी क्या कहती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि ये जो कोई मैटर ये रिव्यू कर रहे हैं हाई कोर्ट वाले, ये इनके औकात के बाहर का है, इसको तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच को ही रिफर करना चाहिए, तो फिर वो मैटर ये हाई कोर्ट से कहाँ ले लेंगे, अपने पास ले लेंगे। तो बाकी सब सही है, एज द सुप्रीम कोर्ट कहीं भी नहीं लिखा है लक्ष्मीकांत में, तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन इसने डाल दी एज द सुप्रीम कोर्ट, बस यही तो कंपैरिजन था भाई। तुम नॉर्मल लॉजिक से भी सोचो, हाई कोर्ट की पावर क्या सुप्रीम कोर्ट के बराबर है इंडिया में? नहीं। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ना हमारे, और भारत के फेडरलिज्म के हिसाब से देखो तो यहाँ पे तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। यहाँ कैसी है? इंटीग्रेटेड। यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो है नहीं। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट की पावर ज़्यादा होती है, हाई कोर्ट की कम होती है। तो बस यही एक लाइन है जिसको आज तक भी किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया, सबने कोचिंग कीज ने यही डाल रखा है कि ये डिस्प्यूटेड है, ये ऐसा है, ये वैसा है। एल्गोरिदम है भाई, एल्गोरिदम, उसको गलत करना है तो उसने कर दिया इस तरीके से, बस बात खत्म हो गई, ठीक। यहाँ से लाइन गलत बढ़ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, इधर आओ। विद रेफरेंस टू इंडिया दे दिया तो तीनों सही नहीं होंगे। तीनों, अच्छा तीन है भी नहीं, विद रेफरेंस में कभी भी तीनों सही नहीं होते हैं। अब तीनों है नहीं तो बात ही खत्म हो गई, चलो पढ़ो। देर इज ओनली वन सिटीजनशिप, सिटीजनशिप तो एक है। अब वन डोमिसाइल है कि नहीं पता नहीं, दूसरी बात एंड भी लग गया तो थोड़ा सा इसको वैसी नज़र से देखो। अब इधर आओ जरा। ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम हेड ऑफ स्टेट, नहीं, हमारे यहाँ तो नेचुरलाइजेशन का भी है ना, तो हेड ऑफ स्टेट सोनिया गांधी बनने जा तो रही थी, वो तो सिटीजनशिप का कुछ लफड़ा हो गया था कि उनके पास अभी भी इटली की है, नहीं तो वही प्रधानमंत्री बन जाती, तो उनका जन्म कहाँ भारत में हुआ है? तो उस लॉजिक से भी देखो तो बी गलत है, डी गलत है। बात तो यही चल रही कि उन लोगों ने अभी तक पता नहीं नागरिकता रिवोक की है नहीं की, भगवान जाने, कुछ तो मैटर है उनका, ठीक। आगे देखो। फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप, किसी फॉरेनर को अगर भारत की नागरिकता मिल गई तो वो कभी भी डिप्राइव नहीं की जा सकती, कैन नॉट अंडर एनी, अच्छा वो मर्डर कर दे, कुछ कर दे, बाहर जाके टेररिज्म कर दे, उसकी नागरिकता जा ही नहीं सकती। तो आंख बंद करके ये स्टेटमेंट तो काट ही दो, सेकंड भी काट दो। तो इसका मतलब बाय एलिमिनेशन आंसर क्या हो गया? वन। इसका मतलब डोमिसाइल भी एक ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आओ भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग
फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट, अच्छा बेस्ट पूछा है, सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन ए लिबरल, अच्छा लिबरल डेमोक्रेसी। अब देखो लिबरल डेमोक्रेसी, जब भी लिबरल डेमोक्रेसी की बात है तो हमेशा किसको याद करना है, यूरोप को या यूएसए को। लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक, हाँ, अपने को नहीं याद करना है, ये बात ध्यान रखना, यूएस या यूरोप। अब वहां पे जहां पे भी डेमोक्रेसी है लिबरल वो भी, वहां सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो नहीं हो सकता है, तो बात ही खत्म कर दो। लिबरल डेमोक्रेसी को और क्या चीज दिखा रही, इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो भाई इलेक्ट होके तो ये पाकिस्तान में भी आते हैं, तो क्या लिबरल डेमो, तो वो तो नहीं हो सकता। बात समझे, इलेक्ट होके तो शेख हसीना भी आई बाद में बोल दिया डिक्टेटरशिप है, तो ऐसा तो नहीं चल सकता। कमिटेड जुडिशरी, अब बात यही हो गई, कमिटेड जुडिशरी का मतलब ये होता है, अगर किसी को नहीं पता तो वो यहीं गलत कर देगा। कमिटेड जुडिशरी का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट का स्टैंड है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, उसकी तरफ जुडिशरी कमिट कर जाए, मतलब उसको हमेशा सही माने, उसको चुनौती ना दे। और इंदिरा गांधी पे एलिगेशन ही यही कि ये जुडिशरी पे दबाव डालती थी कि जुडिशरी कमिटेड हो जाए, ठीक है। और जबकि यूएसए में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना, कि प्रेसिडेंट बिल्कुल अलग, एग्जीक्यूटिव अलग, लेजिस्लेचर अलग, जुडिशरी अलग। सेपरेशन का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव अलग, लेजिस्लेटिव अलग। और हमारे यहाँ तो सेपरेशन है नहीं, हमारे यहाँ क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, पार्लियामेंट का भी पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है। तो हमारे यहाँ तो है नहीं, लिबरल डेमोक्रेसी कौन सी, यूएसए, वहां पे प्रेसिडेंट अलग है, लेजिस्लेचर अलग, तो बस सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। नेक्स्ट, अब इधर आओ भाई, अंडर द इंडियन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट क्या करता है, डीपीएसपी, बस सिंपल, मतलब इसमें तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, डीपीएसपी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, तो राइट टू प्रॉपर्टी तो हमें पता है फंडामेंटल राइट, किसी जमाने में था, अब तो नहीं है। लीगल राइट, और वैसे भी दो सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट सही होते हैं यहाँ, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन ना, अगर ये राइट टू प्रॉपर्टी किसी सारे लोगों को नहीं मिलेगा, खाली सिटीजन्स को मिलेगा, तो ये अमेजोन अपनी ब्रांच यहाँ कैसे खुलेगी, है ना, अमेजोन ने भी तो यहाँ पे इतना सब कर रखा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, 26 जनवरी 1950 को भारत क्या था, ये पता है, 26 जनवरी 1950 को सेक्युलर नहीं था। सेक्युलर कब बना था, 42nd अमेंडमेंट करके 1976 में। तो सेक्युलर भारत को किसने बनाया, इंदिरा गांधी ने, नेहरू जी नहीं बना पाए थे। नेहरू जी के समय हम बस सोवरेन थे, डेमोक्रेटिक थे, रिपब्लिक थे, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूट, अरे भाई ये तो कहीं लिमिटेड लिखा होगा, कहाँ ये लिमिटेड, बस 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 बस, ये याद रखना, 2025 में ये क्वेश्चन एज इट इज फिर से मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फिर से आएगा, लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो भाई, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पता था, एक बात बस पता होनी चाहिए, कि वो जो हो एंड मुंडा ट्राइब है ना, बिरसा मुंडा को भगवान की तरह माना जाता है ट्राइबल में, 1895 का, ठीक है। उलगुलान करके भी आया था पीवाईक्यू, मेरे ख्याल से 2020 में सेम चीज आई थी, उलगुलान करके, 2021 में आ गई हो करके। तो हो एंड मुंडा ट्राइब तो पता चल गया, ट्राइब मतलब ट्राइबल, तो इसका आंसर क्या हो जाना है, ये ट्राइबल लैंग्वेज। और अगर ये वही मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, ये मत सोचना आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई, विद रेफरेंस टू क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट, ठीक है, पढ़ो। भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर, नहीं तो ये तो साफ साफ बोला ही गया है कि इसको टाइटल की तरह ये तो फैक्चुअल लक्ष्मीकांत से उठ के आया है, नॉट करेक्ट हो गया। पद्मा अवार्ड्स विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954, तो ये फैक्ट गलत हो सकता है। वर सस्पेंडेड ओनली वंस, तो एक ही बार क्यों, पाकिस्तान से इतनी बार लड़ाई हुई, चीन से हुई, तो जाने कितने बार इमरजेंसी लगी होगी, कोरोना भी हुआ, तो आज तक एक ही बार सस्पेंड हुआ, तो ये तो गलत हो गया। आगे आओ, नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5, फिर देखो डेटा है, डेटा क्या होता है, गलत, वैसे भी अभी अगर 5 तक होता तो अभी मोदी जी ने 3 लोगों को दिया तो है चुनाव से पहले, तो 5-6 लोगों को दे देते, 3 ही को क्यों दिया, तो गलत, तो बस हो गया। अब देखो ज्यादातर क्या होता है, ध्यान से देखना, ये 3 वाले स्टेटमेंट में कोई 2 सही होते हैं, लेकिन वो सब रूल कब लगता है, जब यहाँ पे लिख देता है विद रेफरेंस टू, अगर उसको वही करना था, कोई 2 ही वही बनाने थे नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे भी लिख देता है विद रेफरेंस टू। आप ऊपर देखिए एक बार, यहाँ विद रेफरेंस टू है, तो नीचे भी विद रेफरेंस टू लिखने में उसको शर्म क्यों आ रही थी, लिख देता, क्योंकि इस बार उसको तीनों स्टेटमेंट सही बनाने थे, प्यारे बेटे और बेटियों, भाइयों और बहनों, क्योंकि उसको तीनों सही बनाने थे, तो इस बार उसने लैंग्वेज विद ये कुछ भी ऐसे ही नहीं हो रहा है इत्तेफाक, एल्गोरिदम के थ्रू हो रहा है। विद रेफरेंस टू कर देता तो वो तीनों सही नहीं होते, ठीक, तीनों उधर से वो डी बनाना था, तो इस बार विद रेफरेंस टू गायब कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, चलो इधर आओ, पहला क्या है,
हाँ ये यूएन तो ऑर्गेनाइजेशन तो हमें पता है गलत होती तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा यहाँ एक फैक्ट भी है कि हैदराबाद, यहाँ देखो क्या कह रहा है, हैदराबाद वॉज सिलेक्टेड फॉर, तो हमें लगेगा फैक्ट तो गलत होता है, तो अगर इसको गलत मान लेंगे तो दोनों गलत तो होता नहीं स्टेटमेंट वाले में। लेकिन अगर ये गलत है तो यहाँ पे भी तो वही बात हो रही कि हैदराबाद वॉज सिलेक्टेड, इसका मतलब हैदराबाद को लेके कभी कोई गलती नहीं हो सकती, दोनों स्टेटमेंट में हैदराबाद तो है। तो हमारा रूल क्या कहता है, फिर एल्गोरिदम क्या कहता है, एल्गोरिदम ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन गलत, ऑर्गेनाइजेशन गलत, पहला गलत दूसरा सही, बस बात खत्म। हैदराबाद दोनों जगह, तो हैदराबाद तो गलत हो नहीं सकता। तो अकॉर्डिंग टू अवर एल्गोरिदम पहला गलत दूसरा सही, ठीक। तो पहला गलत दूसरा सही देख लो भाई कहाँ पे। अब कुछ नहीं पता यार इन क्वेश्चन के बारे में, और ना ही मैंने कोई करंट अफेयर्स पढ़ा है, ना ही कोई दुनिया इतना पढ़ती है, लेकिन अब वही है, ये क्वेश्चन बन भी जाते हैं और लोग बनाते भी हैं, ठीक है, छोड़ के नहीं आया जाता। नेक्स्ट देखो, अब आपको लग रहा है इतना सब अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स तो जमानों पहले का खिलाड़ी है, क्या आप ये सब इतना पढ़ लोगे, याद कर लोगे, या कहीं दिया भी नहीं कर पाओगे, वहीं बनाना पड़ेगा। देखो जरा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट, भगवान जाने क्या है, अब पढ़ो इसके बारे में। कह रहा अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स वॉज द फर्स्ट विनर, अब ये फैक्ट है, और फैक्ट क्या होता है, गलत, ठीक। और यहाँ पे करेक्ट पूछा है तो गलत होता है। अवार्ड वॉज रिसीव मोस्टली, मोस्टली मतलब 50% से भी ज़्यादा, बाय फॉर्मूला प्लेयर वन ही सो फार, तो ये भी गलत हो सकता है। तो ऐसा बना देंगे तो थ्री ओनली तो कुछ है नहीं, चलो नीचे आओ। रॉजर फेडरर रिसीव दिस अवार्ड मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब फिर से 50 से ज़्यादा, तो उस हिसाब से तो नन हो जाना चाहिए, नन तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब ये ऐसे तो नहीं बना। दूसरी बात, जब भी स्टेटमेंट ऐसे बनते हैं कि तीन और इवन ऑप्शन है करेक्ट में, वो पीछे तो नॉट करेक्ट था, तो इनकी प्रोबेबिलिटी 75% दिख रही है, 75% इवन है, 25% ऑड है, तो इसका मतलब हो ना हो जो एल्गोरिदम है हमारा उसके हिसाब से, पीछे तो फैक्ट पॉलिटी का था, उसकी तो बात ही खत्म कर दो, यहाँ पे तो पॉलिटी नहीं है, तो यहाँ पे हमें रूल लगाने हैं, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम के हिसाब से जब भी तीन ऐसे होते हैं 1 2 2 3, तो उनमें से ही आंसर होता है, डी तो होता नहीं, ठीक। तो कोई एक गलत रहा होगा, कोई दो सही होंगे, अब कैसे निकालें, वैसे देखने जाओगे तो तीनों ही गलत आ रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे बात हो रही है स्पेसिफिक नेम की, टाइगर वुड्स नाम की बात हो रही है स्पेसिफिक, यहाँ क्या बोल रहा है, टाइगर वुड्स, ठीक। यहाँ क्या बोल रहा है, रॉजर फेडरर, हो रही है। जबकि यहाँ पे कोई नाम नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का बात हो गई, या उस टूर्नामेंट की बात हो गई कि फॉर्मूला वन के प्लेयर्स, ठीक है, या कोई स्पोर्ट्स की बात हो गई। यहाँ दोनों नाम और दो सही होने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मतलब हो ना हो इस बार यूपीएससी ने नेम वाला एल्गोरिदम लगा दिया है कि जो नेम वाले स्टेटमेंट हैं वो सही रहेंगे, तो उस हिसाब से आंसर क्या हो जाना चाहिए, 103, एक बात। दूसरी बात, पहला स्टेटमेंट पढ़ो तो पहले टाइगर वुड्स हैं वॉज द फर्स्ट विनर, तो ये एक्टिव वॉइस में, इधर और रॉजर फेडरर रिसीव दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर टाइम, ये भी एक्टिव वॉइस में। जबकि ये वाला क्या है, अवार्ड वॉज रिसीव्ड मोस्टली बाय फॉर्मूला वन, यहाँ भी तो पहले फॉर्मूला वन लिख के एक्टिव वॉइस में बना सकता था, इसको पैसिव वॉइस में क्यों बनाया, यानी फर्स्ट और थर्ड किस में है, एक्टिव वॉइस, सेकंड वाला किस में है, पैसिव वॉइस, तो यानी एल्गोरिदम क्या चल रही है, या तो नेम वाली चल रही है या एक्टिव वॉइस वाली चल रही है। तो दो अगर एक्टिव वॉइस वाले हैं तो वही दो सही होंगे, अगर दो पैसिव वॉइस वाले होते तो दो पैसिव वॉइस वाले हो जाते। यानी अब दो एल्गोरिदम है, कोई भी एक चीज अगर आप कनेक्ट कर पाओ कि यूपीएससी या तो नाम के साथ जा रही है या एक्टिव वॉइस के साथ जा रही, दोनों ही केस में आंसर क्या हो जाना, सी, और चेक कर लेना सी ही रहा होगा, ठीक है, यही होता है एल्गोरिदम, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई, आप 32nd समर ओलंपिक्स, तो ये कहाँ हुए थे, जापान टोक्यो में, तो हमें इतना तो यार याद ही होना चाहिए, पता होना चाहिए, कोरोना की वजह से 2020 में नहीं हो पाया, 2021 में हुआ था, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ऑफिशियल मोटो फॉर ओलंपिक्स इज न्यू वर्ड, तो भाई ये तो फैक्ट है, फैक्ट हमेशा गलत हो सकता है, हमें पता ही है, तो काट दो, आगे आओ। स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केट, कराटे एंड बास्केटबॉल इंक्लूडेड। अब देखो भाई किसी को नहीं पता, लेकिन हमें इतना तो पता है, ये जो कराटे है, ये कराटे या तो जापान या चाइना से है ना, वो ब्रूसली उसली की पिक्चरें विक्चरें तो देखी हैं, तो हमें पता है ये कराटे तो जापान या चाइना से ही रिलेटेड होता है, तो हो ना हो अगर जापान में हुआ तो कराटे तो किया ही होगा, तो बाकी सब तो नहीं भी पता, तो कराटे तो हुआ ही होगा, तो अगर कराटे हुआ होगा तो उस हिसाब से क्या डाल दो, बी, कॉमन सेंस सही गए हैं और कुछ नहीं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, बी, ठीक है। नेक्स्ट, 100 पे आओ। क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, अब आपको लगता है कि किसी को इतना आता होगा, जबकि हम भी इतना क्रिकेट देखते नहीं पता है, अब लॉजिक से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि फाइनलिस्ट को डिसाइड किया गया नंबर ऑफ मैचेस दे वन, अब ये क्या है, फैक्ट हो सकता है गलत हो, फाइनलिस्ट को जरूरी नंबर ऑफ मैचेस से, ऐसे तो तुम खाली बांग्लादेश से जीत जाओ, कीनिया से जीत जाओ, वेस्ट इंडीज से जीत जाओ और तुम क्या वो हो जाओगे, ऐसा तो नहीं। ऑस्ट्रेलिया और मतलब बड़ी बड़ी टीमों से जीतोगे तो ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं ना, कमजोर टीम को हरा के ज़्यादा पॉइंट्स तो नहीं मिलते हैं।
तो ये तो गलत रहा होगा। सेकंड पढ़ो, न्यूजीलैंड वॉज रैंक्ड अहेड ऑफ इंग्लैंड। न्यूजीलैंड इंग्लैंड से ऊपर क्यों रही? क्योंकि इट वन मोर मैचेस। तो एक देखो, एक तरीके से देखो तो फर्स्ट और सेकंड कोरोलरी है, जो ये कह रहा है ये उसी को एग्जांपल से सब्सटेंशिएट कर रहा है। यानी हो ना हो, अगर किसी को नहीं पता है तो कैसे सोचना है, अगर वन सही तो दो सही, तो यानी आंसर या तो सी होगा। इसका मतलब या तो फर्स्ट गलत तो सेकंड भी गलत, तो या तो डी होगा, यानी किसी भी हाल में आंसर ए या बी तो नहीं हो सकता। अब ये बड़ी बात है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जिसको बारे में कुछ नहीं पता, उसमें कम से कम 50-50 पे आ जाना। ठीक, अब या तो सी या तो डी। अब अपने इंस्टिंक्ट को बैक करना कि भाई जाहिर सी बात है ये लॉजिक सही नहीं जा रहा है कि अगर कमजोर टीम को हराओगे ज्यादा तो क्या तुम सबसे बड़ी टीम हो जाओगे? ऐसा तो नहीं होता, जब तक बड़ी टीमों को नहीं हराओगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो उस हिसाब से डी। फिर भी अगर आप सी भी मार देते हो तो चलो कुछ लूट जाने वाला नहीं है, बट एल्गोरिदम से सी और डी तक आना जरूरी है। ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर 2021 प्रीलिम्स सीरीज। आई होप इससे आपको कुछ हेल्प पहुंची होगी, और आगे जो भी आपकी कुछ रिक्वायरमेंट होंगी या कोई दिक्कत होगी तो आप लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।